अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। आबनाए हरमुज़ खोलने के लिए अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से दी गई 48 घंटे की मोहलत ख़त्म होने में चंद घंटे बाकी। ईरान अपने मौक़िफ़ पर है अटल। ईरान के इसराइली इलाकों पर ताकत और मिसाइल हमले, जंग का 24वां दिन। कम अज़ कम 180 इसराइली ज़ख्मी, ताहल 6 अफराद की हलाकत की तस्दीक। मशरिक़ वस्ता में ज़बरदस्ती मुआहदे मुस्तरद नहीं किए जा सकते, अमरीका को सिर्फ अपने मफादात की फ़िक्र। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव का बयान। ईरान पर इसराइली और अमरीकी जंग के नतीजे में दुनिया की 20 बड़ी एयरलाइंस को $53 अरब का नुकसान। ताहाल हालत में नहीं आई कोई बेहतरी। वस्ती गजा के नसीरात पनाहगज़ीन कैंप में काबिज़ इसराइल की वहशियाना बमबारी, 3 फ़लस्तीनी जाम शहादत नोश कर गए, मुतअद्दिद शहरी ज़ख्मी। मजलिस मगरबी बंगाल के आइंदा इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी, रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असद अवैसी का ऐलान। BRS MLAs और MLCs ने आज हैदराबाद के गन पार्क में किया एहतजाज, तलबा की फीस रिम्बर्समेंट फंड फौरी जारी करने का मुतालबा। और तेलंगाना के सरकारी मुलाजिमी से वादे के मुताबिक तनख्वाहों की अदायगी, ज़ेर इल्तवा बिलों के लिए हर माह 700 करोड़ रुपये जारी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मल्लू भट्टी ने किया दावा। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबरों से। आबना हरमुज़ खोलने के लिए अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से दी गई 48 घंटे की मोहलत ख़त्म होने में चंद घंटे बाकी रह गए। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि 48 घंटे के अंदर अंदर आबना हरमुज़ को न खोला गया तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स को तबाह कर देगा। ये मोहलत मंगल की सुबह ख़त्म हो जाएगी, जबकि दूसरी जानिब ईरानी सदर मसूद पशेकियान ने दावा किया कि आबना हरमुज़ सबके लिए खुली है, सिवाय उनके जो हमारी सरजमीन की खिलाफ वर्जी करें या हमारे दुश्मन है। उन्होंने ये भी कहा कि पावर प्लांट्स पर अमेरिकी हमलों की सूरत में हरमुज़ को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। ईरान की जानिब से इसराइल के इलाकों डिमोना और रात पर मिसाइल हमलों में कम से कम 180 इसराइली ज़ख्मी हो गए, जिनमें 8 की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई गई है। इसराइली वज़ारत सेहत के मुताबिक इराद में ईरानी मिसाइल हमले में 116 और डिमोना में 64 अफराद ज़ख्मी हुए। इससे पहले इसराइली मीडिया 6 इसराइलियों की हलाकत की तस्दीक कर चुका है। इसराइली मीडिया के मुताबिक इराद पर हमले के वक्त मकीनों के लिए अलर्ट भी जारी ना हो सका। ईरान ने नज़र की जौहरी तनसीबात पर हमलों के जवाब में डिमोना को निशाना बनाया, जहाँ इसराइली एटमी रिएक्टर वाक़ है। हमले का निशाना बनने वाला डिमोना नामी कस्बा इसराइली जौहरी तनसीब से लगभग 13 किलोमीटर दूर वाक़ है। डिमोना पर कामयाब ईरानी हमले पर दिफाई हल्कों ने भी हैरत ज़ाहिर की। बरतानवी तज्ज़िये में कहा गया कि मशरिक़ वस्ता के वाहिद एटमी प्लांट के करीब हमले गैर मामूली हैं। इसराइल के हसास तरीन तनसीब के करीब इंतहाई ताकतवर दिफाई निज़ाम नस्ब है। दूसरी जानिब ईरानी पासदार इनक़लाब ने कहा कि जंग का तवाज़ुन तब्दील हो रहा है। इसराइली फ़ौज का फ़िज़ाई दिफा पर कंट्रोल कमज़ोर हो गया। जंग के आज 24वें दिन मुकम्मल हो चुके हैं। इस दौरान ईरानी सूबे मशरिक़ी अज़रबैजान के डायरेक्टर जनरल ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट ने कहा कि तबरेज़ पर हालिया अमरीकी और इसराइली हमलों की वजह से कम 6 अफराद हलाक और दीगर 6 ज़ख्मी भी हुए हैं। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में ज़बरदस्ती मुआहदे मुस्तरद नहीं किए जा सकते। अपने बयान में लारोव ने ईरान पर अमरीकी हमलों पर गुफ्तगू में कहा कि दुनिया ताकत के तवाज़ुन की कानून की तरफ वापस जा रही है, कमज़ोर मालिक को नुकसान उठाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि मशरिक़ वस्ता में ज़बरदस्ती मुआहदे मुस्तरद नहीं किए जा सकते। अमरीका सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात को ही तरजीह देता है। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने यह भी कहा कि अमरीका तेल के लिए वेनेज़ुएला और ईरान में दिलचस्पी रखता है। यूरोप को सस्ती तवानाई से महरूम भी किया जा रहा है। ईरान पर इसराइली और अमेरिकी जंग के नतीजे में दुनिया की 20 बड़ी एयरलाइंस को $53 अरब का भारी नुकसान हुआ और अभी जंग जारी है। ताहाल हालात में कोई बेहतरी नहीं आई। इत्तलात के मुताबिक एयरलाइन इंडस्ट्री कोरोना वबा के बाद बदतरीन बहरान की लपेट में है। जंग के सबब एयरलाइंस के लिए ईंधन की मुमकिन किल्लत के खतरात भी हैं। जंग के बाद से जेट फ्यूल की कीमत दुगनी हो गई है। जेट फ्यूल की कीमत में इजाफे से एयरलाइन टिकटों में मज़ीद इजाफों के भी अंदेशे जाहिर किए जा रहे हैं। वस्ती गजा के नसीरात पनाहगज़ीन कैंप में ईद उल फितर की खुशियों को इस वक्त सोग में बदल दिया गया, जब काबिज़ इसराइल ने पुलिस की गाड़ी को अपनी वहशियाना बमबारी में निशाना बनाया, जिसकी वजह से कम 3 फ़लस्तीनी जाम शहादत नोश कर चुके हैं और मुतादिद दीगर ज़ख्मी हुए। काबिज़ इसराइल के ड्रोन तैयारे ने कैंप के अंदर अबू सराह चौक पर पुलिस की गाड़ी पर मिसाइल दागे, जिससे 3 अफराद की मौके पर शहादत होगी, जबकि कई दीगर ज़ख्मी हुए, जिन्हें फ़ौरी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। वज़ारत दाखिला और कौमी सिक्योरिटी ने इस हवाले से मुख्तसर बयान में तस्दीक की कि काबिज़ दुश्मन के तैयारों ने उस
वक्त हमला किया जब वो वसी गवर्नरी में अपनी पेशेवराना जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए पुलिस गाड़ी में जा रहे थे। इस बुज़दिलाना हमले में कई एहलकार शहीद और ज़ख्मी हुए। अब तक की इतलात के मुताबिक शहदा में अली अबू रबी, अहमद हमदान और उसामा तबाशा की शनाख्त होगी, जबकि चौथे शहीद की शनाख्त के हवाले से कोई तस्दीक अभी नहीं की गई। ये मुजरिमाना कार्रवाई गुज़िश्ता एक हफ्ते से भी कम वक्त में होने वाला दूसरा ऐसा वाक़या है जब वसी गज़ा के इलाके अज़वायदा में पुलिस की एक और गाड़ी को इसी तरह निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 9 शहरियों की शहादत हुई थी और दर्जनों दीगर ज़ख्मी भी हो गए थे। और बढ़ते हैं चंद मुकामी खबरों की जानिब। रुकन पार्लिमान हैदराबाद असद ओवैसी ने ऐलान किया कि उनकी जमात मगरबी बंगाल के आइंदा इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर मुकाबला करेगी। उन्होंने भी वाज़ेह किया कि बंगाल में हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ इत्तेहाद करेंगे। दारुस्सलाम में मुनक़िदा ईद मिलाद तक़रीब से खिताब में असद ओवैसी ने कहा कि गुज़िश्ता इलेक्शन में मजलिस ने 5 था 6 सीटों पर मुकाबला किया, जबकि इस मरतबा दायरे कार को मज़ीद वसी किया जाएगा। कि असम्बली के इंतखाबात होने जा रहे हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यह फैसला लिया है कि मगरबी बंगाल में हुमायूं कबीर साहब की जो पार्टी है उनके साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक अलायंस करेगी और मजलिस के उम्मीदवार उस अलायंस का हिस्सा बनकर हम मगरबी बंगाल के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। हमारी कोशिश यही है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत किया जाए, हमारी आवाज़ को मजबूत किया जाए, हमारे नुमाइंदे मुल्क के कोने कोने में कामयाब होकर बेबाक तरीक़े से ऐवान असम्बली में गरीब और मज़लूम आवाम की आवाज़ को उठाए। और आप जानते हैं कि मगरबी बंगाल में पिछले 15 साल से वहाँ पर 3 मरतबा के वज़ीर आला हैं मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा। आपको जानकर हैरत होगी और ताज्जुब होगा कि करीब 30% वहाँ पर मुस्लिम अक़लियत की आबादी है और 5 लाख के करीब बैकवर्ड क्लास के सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया गया, जिसमें ज़्यादातर मुसलमानों के बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट हैं। बहुत से नाइंसाफ़ियों की कहानियाँ और दास्तानें भी हैं जो ये लोग सिर्फ सेकुलरिज़म के नाम पर वोट तो हासिल करते हैं, मगर जहाँ पर मजलिस हिस्सेदारी की बात करती है, जहाँ पर मजलिस शराकतदारी जमहूरियत की जो बात हमारे बुज़ुर्गों ने की थी उसको अमल करने का मुतालबा करती है, तो इनको बड़ी तकलीफ़ हो जाती है। तो ये बात भी, क्योंकि ये अवामी जलसा नहीं है, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान का एक ईद मिलाद की तकरीब है, मैं ये ज़रूरी समझा कि आपके सामने भी इस बात को रखूं। और शायद बहुत से लोग आप नहीं जानते होंगे कि मालदा में जब पंचायत का इलेक्शन हुआ था, उस मालदा में मजलिस को 60,000 वोट मिले थे। तो ऐसा नहीं है कि मजलिस वहाँ पर मेहनत नहीं कर रही है। पिछले बार भी हम लोग 5 या 6 सीट पर इलेक्शन लड़े थे। अभी भी हमारी कोशिश ये है कि हम लोग इन्हीं सीटों पर या जहाँ पर भी बातचीत होगी उनसे उसको तय करके अप्रैल 23 और 26 को 2 मरहले में वहाँ पर इलेक्शन है। राजा सिंह ने असद ओवैसी की जानिब से मगरबी बंगाल में इलेक्शन लड़ने के फैसले पर रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने असद ओवैसी को धोखेबाज करार देते हुए इल्ज़ामात भी लगाए। आइए देखते हैं राजा का ये बयान। देखिए, अगर बंगाल की हम चुनाव की बात करें तो बंगाल में अभी चुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं। हर पार्टी अपनी अपनी ताकत लगा रही है, प्रचार भी प्रारंभ हो चुका है। और एक तरफ बंगाल का चुनाव है तो दूसरी तरफ मुर्शिदाबाद में बनने वाली बाबरी मस्जिद है, जो कि हुमायूं कबीर, जो कि ममता बनर्जी की पार्टी से निलंबित विधायक है। और वही निलंबित विधायक ने आज यहाँ डिक्लेयर किया है कि हम एमआईएम से जुड़कर हम बंगाल में कैंडिडेट खड़े करेंगे। 100 से अधिक कैंडिडेट हम लोग बंगाल में खड़े करेंगे। लगभग 30% मुस्लिम वोट बैंक है और 30% मुस्लिम वोट बैंक को कैसा भी हम लोग हासिल करना, एक बहुत बड़ा प्लान ओवैसी ने किया है। जैसे हम बार बार यही कह रहे थे कि, और हमारे बड़े नेता भी कह रहे थे कि इसके पीछे पूरा का पूरा ओवैसी का हाथ है। आज ये सामने आ चुका है। भले ही ओवैसी हो या हुमायूं कबीर हो, कितनी भी क्यों ना ताकत लगाए, आने वाले समय में ओवैसी का चेहरा, हुमायूं कबीर का चेहरा, जो कि मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं, मुसलमानों का वोट बैंक बताकर मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं। ये लोग धंधा कर रहे, लोग बिजनेस कर रहे हैं। आने वाले समय में जिस दिन भी मुसलमानों को पता चलेगा कि ये धोखेबाज है, इन दोनों को मार मार के, ओवैसी ब्रदर्स को मार मार के भारत से बाहर भगाएगा मुसलमान, ना कि हिंदू। साथ ही साथ भले ही तुम कितनी भी क्यों ना ताकत लगा लो बंगाल में, क्योंकि बंगाल का हिंदू आज जान चुका है, अगर हमें बंगाल में रहना है
तो हमें भगवा सरकार को ही जिताना है, क्योंकि बांग्लादेशी मुसलमानों को ममता बनर्जी अपने वोट बैंक का बढ़ाने के चक्कर में पूरे बंगाल को सर्वनाश कर रही है। आज बंगाल का जो बंगाली है वो अपना बंगाल छोड़कर दूसरे दूसरे राज्यों में कम सैलरी में काम करने पर मजबूर हो रहा है। क्यों? क्योंकि मगरबी बंगाल के इलेक्शन में हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने के सदस्यों के ऐलान पर कौमी महिला सदर विश्व हिंदू रक्षा परिषद यमुना फाटक ने शदीद तनकीदें की। उन्होंने कहा कि सदस्य तरक्की के लिए मगरबी बंगाल में दाखिल नहीं हो रहे हैं, बल्कि वो तकसीम के लिए दाखिल हो रहे हैं और इससे समाज में मसाइल में इजाफा होगा। Today, Asaduddin Owaisi Saab is not entering West Bengal for development. He is entering for division. And Bharat has already rejected this politics of fragmentation. Alliance with Humayun Kabir proves one thing: when ideology fails, polarizations become the last political weapon. You cannot preach constitutionalism in parliament, OIC Saab, and practice communal arithmetic during elections. The nation is watching. No more it is silent. Bengal soil belongs to unity, not to politicians who survive by creating fear between communities. Politics built on religious segmentation weakens the national cohesion and threatens the cultural balance of Bharat. Such alliances revive old patterns of fear-based mobilization instead of constructive governance. This is not minority empowerment. This is vote bank exploitation dressed as social justice. Every time Mr. OIC speaks of representation, society witnesses deeper division. And people are no longer silent spectators anymore. Let this be clear. Bharat votes for development, not for narratives that fracture society for seats and headlines. This is not merely an election. It is a decisive stand for civilizational unity over calculated fragmentation. और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी के पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912-041-041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। सियासत टीवी के न्यूज बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। बीआरएस एमएलएज और एमएलसीज ने आज हैदराबाद के गन पार्क में एहतजाज किया। तलबा की फीस रिम्बर्समेंट फंड फौरी जारी करने का मुतालबा करते हुए पुरअमन एहतजाज किया गया। प्ले कार्ड्स पर नारे दर्ज थे कि फीस की वापसी में रुकावटें गरीब तलबा के लिए शदीद मुश्किलात। याद रहे कि कई सालों से तलबा की फीस रिम्बर्समेंट नहीं हो रही है, जिससे न सिर्फ तलबा बल्कि कॉलेज को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बीआरएस लीडर पी राजेश रेड्डी ने कहा कि केसीआर ने राज तलबा को फीस रिम्बर्समेंट देने का काम शुरू किया। कांग्रेस सरकार में आने के बाद से तलबा और कॉलेज के रुकामात रोक दी गई हैं। लगभग 4 सालों से तलबा को फीस रिम्बर्समेंट की अदायगी नहीं की गई, ना ही कॉलेजों को रकम जारी की गई, जिससे तलबा की मुश्किलात में इजाफा हुआ और लेक्चरर्स को तनख्वाहें अदा करने के लिए भी कॉलेज इंतजामिया को शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। Fee reimbursement means this is the one of the good scheme available only in the Telangana, which was earlier started by Congress government only. But after formation of Telangana, when KCR became Chief Minister, that is extended to many other sections. Earlier it was given full amount only to the SC and STs, but then it was also extended to the some of the BCs and also to the minorities. Whoever gets the 10,000 rupees 10,000 rank, they used to get 100% scholarship. So this is almost around 10 to 12 lakh students are getting every year 2,500 crores. This is not going to the managements. This is going to the students. There are the two kinds of fee. They have divided it is the MTF and RTF. The students will directly get MTF into their account, maintenance fund, and reimbursement of tuition fee, that is called the RTF.
that they will directly give it to the management of the institution. But in the last 2.5 years, they could not pay single rupee to either to the student or to the college. Right now, the students are facing problem. Earlier, there are some arrears, around 2,500 to 3,000 arrears. Then in the last 3 years, so continuously for the last 4 academic years, now it is gone to the almost 12,000 crores. So they are saying in the budget also they have given only 4,000 crores. Last academic year also all the students and institutions have gone on the strike. But they did not listen. They promised many things, but they have given meager funds of around 200-300 crores only towards the MTF only, maintenance. So that is when the students, now they are facing in getting their certificates. The faculty which they are not getting their salaries, and the managements which are on the verge of the closure. So the government has to give whatever the fee reimbursement immediately to all the people. डिप्टी सीएम तेलंगाना मल्लुपट्टी विक्रमार्क ने कहा कि सरकारी मुलाजिमीन से वादों के मुताबिक तनख्वाहें अदा कर रहे हैं। ज़ेर अल्तवा बिलों के लिए हर महीना 700 करोड़ रुपए भी जारी किए गए। हम पहली तारीख को मुलाजिमीन की तनख्वाहें दे रहे हैं। इसके अलावा सरकारी मुलाजिमीन के लिए कैशलेस हेल्थ स्कीम का तारुफ किया गया, जिससे हज़ारों अफराद को रास्त तौर पर फ़ायदा पहुँचेगा। ప్రతి నెల 700 కోట్ల రూపాయలు పెండింగ్ బిల్లులు ఉద్యోగులకు ఇస్తామని చెప్పినటువంటి మాట ప్రకారం ప్రతి నెల 700 కోట్ల రూపాయలు ఉద్యోగుల పెండింగ్ బిల్లులు రిలీజ్ చేసుకుంటూ మొదటి తారీఖు జీతాలతో పాటు ఈ పెండింగ్ బిల్లులు 700 కోట్ల రూపాయలు చేసుకుంటూ పోతా ఉన్నాం. ఆ 700 కోట్ల రూపాయలు కూడా మీరు పెట్టినటువంటి పెండింగ్ బకాయిలు విపరీతంగా ఉండటం వల్ల సరిపోవట్లేదు కాబట్టి ఇంకా కొద్దిగా పెంచి ఈ సంవత్సరంలో దాన్ని 700 నుంచి 1000 కోట్ల వరకు పెంచాలనేటువంటి నిర్ణయం కూడా విధానపరమైన నిర్ణయం కూడా తీసుకుందామనే ఆలోచనలను చేస్తాం కూడా. అట్లాగే అధ్యక్ష, ప్రస్తుతం ఉద్యోగులు మరియు పెన్షన్లు చెల్లించాల్సిన మెడికల్ బిల్లును ఎప్పటికప్పుడు చెల్లించడం జరుగుతూ ఉంది. మెడికల్ బిల్స్, పెండింగ్ బిల్స్ అన్నిటిని కూడా క్లీన్ చేసి ఒకటేసారి మొత్తం కూడా పెండింగ్ ఉన్నటువంటి వాటన్నిటిని క్లియర్ చేశాం. అట్లాగే అధ్యక్ష, ఉద్యోగస్తుల గురించి మానవీయ కోణం ఈ ప్రభుత్వానికి లేకపోతే ఈ పెండింగ్ బిల్లుల గురించి కానీ డిఏల గురించి కానీ ఇటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకొని మేము చేసే పరిస్థితి ఉండేది కాదు. మానవీయ కోణం ఉన్నది కాబట్టే ప్రతి నెల వాళ్ళు కట్టుకోవాల్సినటువంటి ఈఎంఐలు, లోన్లు తీసుకున్నటువంటి వాటన్నిటికీ ఫస్ట్ తారీఖు నాడు జీతాలు రాకపోతే బ్యాంకుల్లో డిఫాల్టర్స్గా మారి అది బ్యాడ్ అకౌంట్స్గా మారి ఇంట్రెస్ట్లు విపరీతంగా పెరిగిపోయి వాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి లోన్లు కూడా ఆగిపోతున్నటువంటి దృష్టిని అర్థం చేసుకొని ప్రతి నెల టెన్షన్గా మొదటి తారీఖు నాడు వాళ్ళకి జీతాలు వచ్చేటట్టుగా చేస్తా ఉన్నాం. అట్లాగే దాంతోపాటు ఈ ప్రభుత్వానికి మానవీయ కోణం ఉన్నది కాబట్టి ఈరోజు ఉద్యోగస్తులందరి కోసం ఉపయోగపడేటట్టుగా క్యాష్లెస్ హెల్త్ స్కీమ్ని తీసుకొని వచ్చి క్యాష్లెస్ హెల్త్ స్కీమ్ ఫర్ ఎంప్లాయీస్, ఈ రాష్ట్రంలో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగస్తులు అందరూ ఆ కుటుంబాలపై ఆధారపడి ఉన్నటువంటి కుటుంబ సభ్యులందరికీ ఉపయోగపడేటట్టుగా కొన్ని దశాబ్దాలుగా వీళ్ళు దీనికోసం కోరుతా ఉన్నారు అధ్యక్ష. 10 సంవత్సరాలు మీ ప్రభుత్వ హయాంలో కూడా ఉద్యోగస్తులు క్యాష్లెస్ ఈ హెల్త్ కార్డు కావాలని అడిగి అడిగి అలసిపోయి ఉన్నారు. కానీ మేము ఈరోజు चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हुकूमत पहले साल में ही 25 लाख किसानों के लिए 21,000 करोड़ रुपए के खर्च माफ करते हुए किसानों की बहबूद के लिए कारनामा अंजाम दे चुकी है। रियासती वजीर टी नागेश्वर राव ने यह दावा किया। उन्होंने भी कहा कि माली मुश्किलात के बावजूद ये फैसला इस बात को पेश नज़र रखते हुए किया गया कि किसानों को हकीकी रिलीफ उसी सूरत में मिलेगा जब कर्ज की माफ़ी किस्तों में नहीं बल्कि एक साथ हो। उन्होंने ये भी कहा कि रियासती हुकूमत किसानों की फलाह बहबूद को अव्वलीन तरजीह दे रही है। ఏ ప్రభుత్వం, ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేయలేనటువంటి అది దుస్సాహసం. అప్పుల్లో ఉన్నా, ఆర్థిక పరమైన వెసులుబాటు లేకపోయినా అన్నా నేను మాటిచ్చాను, ఒకేసారి రుణమాఫీ చేస్తేనే ఆ రైతు బాగుపడతాడు తప్ప గతంలో మాదిరిగా 4 కితాలుగేస్తే ఆ అప్పు తీరదు, వడ్డీ మిగులుద్ది, మళ్లీ రైతు వడ్డీ కట్టుకోవాలి తప్ప ఆయనకు అప్పు తీరలేదు. అందుకని వాళ్ళని కాదని మన్ను గెలిపించారు. కాబట్టి నాకు తెలుసు కష్టం ఉన్నదని, అయినా సరే 21,000 కోట్లు ఆడ ఖాతాలో జమ చేయాల్సిందని చెప్పి పట్టుబట్టి మన రుణ విముక్తులు చేసినటువంటి మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి. ఆయన ఎప్పుడు కలిసినా పల్లెల గురించి, అదేవిధంగా రైతుల గురించి, నేతన్నల గురించి, సామాన్యుల గురించి
కష్టజీవుల గురించి మాట్లాడే ముఖ్యమంత్రి మనకి దక్కటం మన అదృష్టం. అందుకని ముఖ్యంగా రైతాంగం పచ్చగా ఉంటే, రైతాంగం సంతోషంగా ఉంటే రాష్ట్రం సంతోషంగా ఉంటది. అదేవిధంగా రైతు ఏడ్చిన రాజ్యం ఎప్పుడూ బాగుపడదని ఆయన సూత్రం. అందుకని మనకు బాధలుంటే ఉండొచ్చు కానీ రైతుని బాధ పెట్టొద్దని చెప్తాడు. అందుకని ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా మొదటి 2 సంవత్సరాల్లోనే 1,04,000 కోట్లు రైతుల జేబుల్లో మీకు బదలాయించినటువంటి ఏకైక ముఖ్యమంత్రి భారతదేశంలో. ఆనాడు ఎప్పుడో మన్మోహన్ సింగ్ గారు ఉన్నప్పుడు దేశం మొత్తానికి 70,000 కోట్ల రుణమాఫీ చేస్తే మన ముఖ్యమంత్రి, రైతుల ముఖ్యమంత్రి, రైతు బాంధవుడు ఒకే సంవత్సరం 21,000. ఈ భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అది సాధ్యం కాల. కానీ దాని గురించి కూడా కొంతమంది కోహనా రాజకీయ నాయకులు ప్రస్తావిస్తుంటారు. అది మాకు కొంచెం బాధాకరం. అందుకనే మాకు बीआरएस लीडर डी श्रावण ने कहा कि तेलंगाना की रेवंत हुकूमत ने बजट में गलत आदाद शुमार पेश किए। उन्होंने ये भी कहा कि अवामी हुकूमत होने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अवाम की फलाह व बहबूद के कोई कामों को रेवंत हुकूमत अंजाम नहीं दे रही है। They are even spreading the false numbers, talking lies as part of the budget speeches on the floor of the Legislative Assembly. Assembly is a temple of democracy. People expect you to tell the truth on the floor of the Assembly. But betraying the constitutional trust that was reposed on the Chief Minister, Revanth Reddy has resorted to spread the false lies about the debt repayments. As part of his Thanksgiving speech for the governor's address, Revanth Reddy has the audacity to say that in the last 27 months, they have taken a loan of 3,47,000 crores and then repaid 3,30,000 crores of rupees towards the loan or the debt that was created by the BRS government. If you look at the socio-economic survey report, which clearly shows that the FRBM loans that were repaid by the Revanth Reddy government, the principal amount is only 40,000 crores plus 40,660 crores, and the interest paid for the previous loans is 56,350 crores. Put together, the FRBM loan repayment, including the principal amount and the interest amount, is 97,010 crores. This is the only legitimate repayment done by the government towards the FRBM loans. The second is government guaranteed loans raised by SPVs but are serviced by the government, wherein the government has repaid or serviced. हुकूमत एक जानिब दावे कर रही है कि पकवान गैस की किल्लत नहीं है, लेकिन आवाम घंटों कतारों में ठहर कर गैस सिलेंडर हासिल करने के लिए मजबूर हैं। हमारे नुमाइंदे शेख निज़ामुद्दीन नेक ने चंद अफराद से बातचीत की। लोगों ने कहा कि रेवंत हुकूमत आवाम को राहत पहुँचाने के लिए इक़दाम करे और लोगों को गैस समेत किसी भी चीज़ के लिए किसी भी किस्म की कोई मुश्किल सूरत हाल पेश न आए। अब घर तक गैस आना, लाइन में ठहरे हुए 3 नीचे घूम रहे, अभी तक गैस नहीं आया। पहले तो गैस घर तक आता था, अभी तो आ रहा नहीं। अभी तो फिलहाल हेड होगा लेकिन लाइन में जी ये एजेंसी में गैस डिलीवरी नहीं हो रहा तिरुमला एंटरप्राइज में, बाकी इंडियन HP पूरा हो रहा है। ये एजेंसी में तकलीफ है खाली। अच्छा, अब वजह क्या है, रीजन क्या, डिलीवरी नहीं होने का? लाइन में लोगों को ठहरा दी गैस के लिए, जनता परेशान है, पब्लिक परेशान है पूरी। और गवर्नमेंट आता है तो बैठी है, बोली कि एक्शन लिया जाएगा, कोई भी गलत काम करे तो उस पर एक्शन होगा। गवर्नमेंट एकदम शांत बैठी है, पब्लिक लाइन में ठहरी है, गर्मी की वजह से मर रहा भाई। गवर्नमेंट इस चीज़ पर ख्याल रखना। हमारे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी साहब से गुजारिश है कि थोड़ा आप ख्याल रखें कि जनता का, जनता देख रहे कैसे लाइन में ठहरे, आप पे भरोसा है सबको, पब्लिक को कम से कम लोगों का ख्याल रखें। गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं है, तकलीफ खाली आम आदमी को है, मिडिल क्लास लोगों को है। गवर्नमेंट सुकून से है, अपने पैसे अपना ले लेके बैठी हुई है, लेकिन आम आदमी जो है लाइन में ठहर के अब भी 2 जने लड़ लिए धूप की वजह से। गैस लेने आए, पैर पे रख दिए गए, 2-3 जने लड़ लिए गैस के वास्ते। गवर्नमेंट तो सुकून से बैठी है, लेकिन आम आदमी लाइन में ठहर के परेशान है। इसराइल की और ईरान की लड़ाई चल रही है,
उससे उन लोगों को नुकसान हो रहा नहीं मालूम, लेकिन इंडिया को नुकसान कहीं को हो रहा है। गैस में लाइन कहीं को लगा रहे, पेट्रोल पंपा कहीं को बंद है, नहीं मालूम। तो ये चीज़ पे गवर्नमेंट अपनी एक्शन जल्द से जल्द लेना और लोगों की परेशानी दूर करना। यहाँ पर आगे 1 घंटा हो गया है, अभी तक लाइन में ठहरे हुए हैं। बुक करा के हम लोग 15 दिन हो गया, अभी तक जो है ना गैस आया ना कुछ आया। गैस की बहुत तकलीफ है और जो ना हुकूमत को इस जल्द से जल्द इसका हल निकालना चाहिए। जो लाइन में ठहर के जो जिसका डेट आ गया गैस का, जो बुक करने के बाद में वो लोगों को गैस नहीं मिल रहा, लेकिन ब्लॉकरों को गैस मिल रहा और ब्लॉकर्स 3000 रुपये में सिलेंडर ब्लॉक कर रहे। गोदाम पे भी बोले तो यही हालत है, लेकिन जिसका हक है, जो डेट से आ रहा बराबर टाइम से ले रहा, मैं 45 दिन में एक सिलेंडर लेता हूँ, मेरे को अभी तक भी बोले तो आज तीसरी टाइम है जो मैं आके लाइन में ठहरा हुआ हूँ और गैस नहीं मिल रहा मेरे को। ये बिल्कुल गलत है। लिहाजा इस पर हुकूमत से मेरी गुजारिश है, इस पर फौरी एक्शन ले। ऐसी तकलीफ रमज़ान में दिए, बिल्कुल गलत करे रमज़ान में। और बोल रहे कि ईद के दिन आके गैस लो, क्या ईद करेंगे या आके गैस लेंगे? मैं जाके वहाँ पे चिल्लाया गोदाम पे भी, इस पर खास करके एक्शन ले। मैं हुकूमत से गुजारिश कर रहा हूँ, खास करके अपने रेवेंद्र रेड्डी मिनिस्टर साहब से। और आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। आपनाए हॉर्मुज़ खोलने के लिए अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से दी गई 48 घंटे की मोहलत ख़त्म होने में चंद घंटे बाकी, ईरान अपने मौक़िफ़ पर है अटल। ईरान के इसराइली इलाकों पर ताकत और मिसाइल हमले, जंग का 24वां दिन, कम अज़ कम 180 इसराइली ज़ख्मी, ताहल 6 अफराद की हलाकत की तस्दीक। मशरिक़ वस्ता में ज़बरदस्ती मुआहदे मुस्तरद नहीं किए जा सकते, अमरीका को सिर्फ अपने मफादात की फ़िक्र, रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ का बयान। ईरान पर इसराइली और अमरीकी जंग के नतीजे में दुनिया की 20 बड़ी एयरलाइंस को $53 अरब का नुकसान, ताहाल हालत में नहीं आई कोई बेहतरी। वस्ती गजा के नसीरात पनागुज़ी कैब में काबिज इसराइल की वहशियाना बमबारी, 3 फ़लस्तीनी जाम शहादत नोश कर गए, मुतादिद शहरी ज़ख्मी। मजलिस मगरबी बंगाल के आइंदा इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी, रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असद अवैसी का ऐलान। BRS MLAs और MLCs ने आज हैदराबाद की गन पार्क में किया एहतजाज, तलबा की फीस रिम्बर्समेंट फंड फौरी जारी करने का मुतालबा। और तेलंगाना के सरकारी मुलाजिमी से वादे के मुताबिक तनख्वाहों की अदायगी, ज़ेर इल्तवा बिलों के लिए हर माह 700 करोड़ रुपए जारी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मल्लू भट्टी ने किया दावा। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।